तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टियानलान सेक्ट के सारे डिसाइपल जुयिन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें जुयिन को उनके साथ फाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके पास स्ट्रेंथ भी लाजवाब होती है। और अब तक उनमें से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत को शो नहीं किया था। और जुयिन वो भी काफी सरप्राइज होती है, उसे भी पता चल जाता है कि ये लोग तो काफी ताकतवर हैं, मगर ये एक साथ मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। इतने में अचानक फिर वहाँ पर ब्लू ड्रैगन आ जाता है, जो कि एक छोटे से डॉग के साथ आकर उस लड़की पे हमला करता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े जल जाते हैं। ये देखकर जुयिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, ये ड्रेस मुझे फेंग ज़ू ने दी थी। वो गुस्से में उस ड्रैगन पर और उस पपी पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो उन्हें जोर से जमीन पे दे मारती है और फिर वापस से हवा में ऊपर आते हुए अपनी बॉडी से एक करप्ट एनर्जी और एक्टिवेट कर देती है, जो कि दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस ओरा को देखकर वो लोग कहते हैं कि ये आखिर किस तरह का अजीब सा ओरा है, ये जिस चीज से टकरा रहा है ये उसे खत्म कर रहा है। ये लड़की सच में अपनी ट्रू पावर को छुपा कर बैठी हुई थी, जिस पर मियांग कहती है कि वाकई में इसका ओरा बहुत ही ज्यादा अजीब है। मुझे इस ओरा से अपने उस सीक्रेट ट्री वाली फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पावर उस सीक्रेट ट्री की है। कहीं ये लड़की वाकई में वही गॉड तो नहीं है कि जिसके बारे में एंसेस्टर शुयांग ने बताया था। ये सुनते ही लिन फेंग जोश में आ जाता है और वो कहता है कि क्या ये वाकई में गॉड है? फिर तो इसके साथ फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मास्टर ने जो डिवाइन पावर मुझे दी थी मैंने अभी तक उसे एक्टिवेट नहीं किया। ये मौका वाकई बहुत ही अच्छा है, मैं उस डिवाइन पावर को इस लड़की के अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। मगर गाओलिन कहती है कि नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें पहले अपनी वो डिवाइन पावर एक्टिवेट कर लेनी चाहिए, फिर जाके इससे फाइट करना। ये बात सुनने के बाद लिंगर कहती है कि यहाँ पे तो हम लोग बहुत सारे हैं, आखिर फर्स्ट कौन जाएगा? तो वो डीमन क्वीन कहती है कि पहले मुझे जाना चाहिए। मैं डीमन रियलम की एक डीमन एंसेस्टर हूँ और मुझे अपनी पावर को एक मर्तबा शो करके देखना चाहिए। मैंने अभी तक अपनी फुल पावर को टेस्ट नहीं किया, इसलिए मुझे एक मर्तबा ट्राई करने दो। मगर फिर लिंगशु कहती है कि मैं काफी टाइम से कुकिंग करने में बिजी थी, इसीलिए मैं अपने नए सोर्ड मेथड्स को यूज नहीं कर पाई थी। मेरे पास भी एक अच्छा मौका है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे चांस दो। मगर लिन फेंग कहता है कि नहीं, मास्टर ने मुझे डिवाइन पावर दी हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जल्द से जल्द एक्टिवेट करूँ। और लगता भी ऐसा है कि इस फाइट में वो एक्टिवेट हो जाएंगी। मगर वो डीमन क्वीन कहती है कि मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा सूटेबल हूँ, मुझे इसके साथ फाइट करनी चाहिए। ये देखकर जुयिन गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पपेट ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कर रही हूँ? तुम लोग मेरी इस पावर को लगता है अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। एक मर्तबा मेरे साथ फाइट करके देखो, तुम्हें लग पता जाएगा। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी उसी एनर्जी के जरिए उन लोगों पर हमला करने ही वाली होती है कि इतने में अचानक फेंग ज़ू उसके पीछे आ जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो लड़की बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और फौरन से अपना अटैक रोक देती है। और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी करप्ट एनर्जी वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और फेंग ज़ू को वहाँ पर देखकर मियांग पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तो फेंग ज़ू है, जिस पर वो सब लोग कहते हैं कि फेंग ज़ू कौन है? तो वो उन सब लोगों को बताती है कि विंड इमोर्टल क्लान का होली सन वो यही है। और इस तरह फेंग ज़ू अपनी मास्टर को एक और फ्रूट देते हुए कहता है कि गुस्सा करने की क्या जरूरत है, आप ये फ्रूट खाएं और इसे एंजॉय करें। ये पीच मैंने फ्रेशली अभी अभी आपके लिए ही तोड़ा था। तो जुयिन उस फ्रूट को लेकर खाना शुरू करती है, तो वो कहती है कि ये तो सच में काफी फ्रेश और जूसी है, तुमने सच में काफी अच्छा फ्रूट पिक किया है। मगर फिर लिन फेंग कहता है कि जरा सब्र करो, अभी तो मैंने फाइट शुरू भी नहीं की और तुमने वापस से अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है, ये सही नहीं। मगर फिर मियांग उसे बताती है कि ये असल में इन लोगों का एंसेस्टर लीडर है और उसके पास जो स्ट्रेंथ है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर फिर लिंगशु कहती है कि लिन फेंग के पास डिवाइन पावर मौजूद है, इसका मतलब है कि वो इसके साथ फाइट कर सकता है। हो सकता है कि शायद उसे फाइट में थोड़ी सी दिक्कत आए तो फिर हमें इस फाइट को ज्वाइन करना पड़े, मगर हम लोग कभी भी अपने मास्टर का नाम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। हम इसे बताएंगे कि हमारा टियानलान सेक्ट का मास्टर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है। ये बात सुनकर फेंग ज़ू उन लोगों से कहता है कि टियानलान सेक्ट के डिसाइपल सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से होते हैं, इन्हें हर वक्त बस चैलेंज करना ही आता है। लगता है कि शायद इन्हें इनके एंसेस्टर ने डिसिप्लिन नहीं सिखाया। लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं इन लोगों को अपने सेक्ट में लेकर आऊं और इन्हें अच्छे से डिसिप्लिन सिखाऊं, ताकि ये आइंदा से किसी के आगे इस तरह हरकत ना करें। और जुयिन भी कहती है कि हाँ, इन्हें जरा तमीज
सिखाओ, ताकि अगर आइंदा इन लोगों ने मेरे कपड़ों को जलाने की कोशिश की तो फिर मैं इसके लिए इन्हें पनिश करूंगी। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है, जिस पर टियानलान सेट के डिसाइपल दूर खड़े हुए होकर भी उस ओरा को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मगर इतने में फिर रेन शुई फौरन से अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है कि तुम होती कौन हो हमें पनिश करने वाली? मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इतनी क्वालिफाइड हो कि तुम हमारे सेट को कोई सबक सिखा सको। वो लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक वो होली सन अपने पीछे देखता है कि अचानक से वहाँ पर एक एनर्जी पावर एक्टिवेट हो गई है, जिस पर जुयिन कहती है कि ये तो कोई डिमोनिक ब्लड पावर लग रही है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी नहीं देखी। इस पावर का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई डीमन किंग अपीयर होने वाला है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें डीमन क्लान के उन मास्टर्स को दिखाया जाता है। वो लोग भी उस ब्लड फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डीमन किंग ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो दूसरा मास्टर कहता है कि ये तो एक ब्लड टर्टल मेथड है जो कि सिर्फ हमारे एंसेस्टर को ही पता था। ये देखने के बाद वो सारे के सारे मास्टर यूलाओ से कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था ना। तो दूसरी तरफ हमें यूलाओ को दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि कियानसी, तुमने बहुत ज्यादा सफर किया है मगर अब वक्त आ गया है, तुम्हें सबको अपनी ताकत शो करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जुयिन कहती है, फेंगजुओ, क्या तुमने उसे मारा नहीं था? क्या वो अभी भी जिंदा है? तो वो कहता है कि उसे मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी लिमिट्स को क्रॉस कर लूँ। मगर मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से इसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि ये लड़का वाकई में अपनी पावर को छुपाए बैठा हुआ है। सच में अब तो ये मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। जिसके बाद वो यूलाओ से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लान था। और दूसरी तरफ जुयिन कहती है कि पहले तो मैं तुम्हें बस ऐसे ही कैजुअली कह रही थी कि इन सबको खत्म करो, मगर अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मगर इतने में फिर वहाँ पर लिन फेंग गुस्से में आते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की? ये कहते ही वो उस पे अपने स्पीयर के जरिए हमला करने के लिए आ रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर एल्डर फेंग और एल्डर शेन आ जाते हैं, जो कि लिन फेंग को वापस पीछे धकेल देते हैं। तो उन लोगों को देखकर टियानलान सेट के डिसाइपल्स को भी काफी हैरानी होती है। और दूसरी तरफ जुयिन और फेंगजुओ वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि कियानसी अपने ब्रेक थ्रू में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो दोबारा से अपीयर होता है तो उसके सामने एक एंसेस्टर खड़ा हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि कियानसी ब्रेक थ्रू करने के बाद अचानक से अपनी बॉडी से एक ब्लड ओरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो एंसेस्टर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि क्या ये वाकई में कोई एविल स्पिरिट है? इतने में हम लोग कियानसी को उस ब्लड ओरा से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी होती है और उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ चुकी होती है। और उसके सिर पे हमें 2 सींग भी दिखाई देते हैं, जो कि एक डीमन किंग की निशानी होती है। ये देखकर वो एंसेस्टर उससे कहता है कि अच्छा, तो तुमने एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू किया है ताकि तुम सभी डीमंस के किंग बन सको। ये कहने के बाद वहाँ पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो देखते हैं कि आसमान से एक आग का गोला गिरता है, जिसकी वजह से वो सब लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। और सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कियानसी अपने डीमन एंसेस्टर फॉर्म में उनकी तरफ आ रहा है और वो एंसेस्टर को घसीटते हुए उनकी तरफ ला रहा था। वो उनके पास पहुंचते ही उनके एंसेस्टर को उनकी तरफ थ्रो कर देता है। तो वो डिसाइपल ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो एंसेस्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस बंदे से दूर निकल जाओ। मगर हम लोग देखते हैं कि कियानसी उन्हें निकलने का कोई मौका नहीं देता और एक ही झटके में उन सब का काम तमाम कर देता है और एक डिसाइपल को गले से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। उसने पल भर में ही वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए थे। मगर अचानक से फिर वहाँ पर एंसेस्टर क्लान का एक और मास्टर आता है, उसके साथ बहुत सारे डिसाइपल भी होते हैं। जब वो देखता है कि कियानसी ने वहाँ पर लाशों के अंबार लगा दिए हैं तो वो अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग अपने एंसेस्टर क्लान को डिफेंड करेंगे। ये कहने के बाद बहुत सारे डिसाइपल कियानसी को चारों तरफ से आकर घेरना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ लिन फेंग एल्डर शेन और एल्डर फेंग को देखकर कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आए और तुम लोगों ने मुझ पे हमला क्यों किया? तुम्हारी वजह से मेरे वो दुश्मन भागकर निकल गए। मगर फिर वो अचानक से कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये लोग नॉर्मल नहीं लग रहे, क्या तुम दोनों किसी के कंट्रोल में हो? तो वो लोगों से कोई भी जवाब नहीं देते। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि ये दोनों पूरे कंट्रोल में हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये दोनों ही मेरे सीनियर ब्रदर्स हैं
हमारी जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ लैंडसेक के लिए है। आखिर मैं इन लोगों पर हमला करूं तो कैसे? जिसके बाद वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब तुम लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए हो, तो फिर अब मुझे मजबूरन तुम्हें रास्ते से हटाना ही होगा। तुम लोगों ने हमारे टियान लैंडसेक के साथ गद्दारी की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। ये कहने के बाद वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे दोनों ही एल्डर्स नहीं होते, जिस पर काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये कहाँ चले गए। मगर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एल्डर्स वापस से टियान लैंडसेक के डिसाइपल्स के पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो डिसाइपल फेंग से कहते हैं कि तुम वहाँ अकेले खड़े क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ आ जाओ। और फिर वो लोग एल्डर शेन और एल्डर फेंग से कहते हैं कि हमें चूचू और कॉमेट ने न्यूज भेजी थी कि वो लोग इमोर्टल क्राउन के पास जा रहे हैं, ताकि वो लोग खुद से सिचुएशन को देखने के लिए उस पैलेस में जाकर खुद फेंगजुओ से बात करें। तो तुम लोग भी तो वहीं पे थे, तुम्हें तो उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए था, और तुम लोग एक साथ वापस क्यों नहीं आए? तो वो एल्डर कहते हैं कि मिस चूचू, वो ब्लैकमेलिंग करने में सच में बहुत ही बेकार है। यही वजह है कि उस होली सन ने उन दोनों को ही लॉक कर दिया है। मगर तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब उन दोनों को जान का कोई भी खतरा नहीं, उन्हें अब कुछ भी नहीं होगा। मगर फिर वो एल्डर फेंग से कहते हैं कि तुम लोगों ने तो सच में वहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया है, तुम्हारे पास तो काफी न्यूज इकट्ठी हो गई होगी। तो एल्डर फेंग कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं था, अगर हम लोग छोटी सी भी मिस्टेक कर लेते तो उन लोगों को पता चल जाता कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। जिस पर रेनशुई कहती है कि सच में तुम लोग काफी अनोखे खिलाड़ी हो। चलो अब बताओ भी कि तुम लोगों को वहाँ पर क्या क्या पता चला है। ये सुनकर वो दोनों ही एल्डर्स उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और खास तौर पर एक ऐसा ट्रेजर है जो कि एंसेस्टर को तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये कहने के बाद अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शु यांग वापस आ चुका होता है, जिस पर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मास्टर, हम आपको वेलकम करते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।